अब हमें लेने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ एक पैरेललोग्राम की जगह क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। अब हमें बनाने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपने सबने शेप पढ़ी हुई है, तो हम इसे अक्सर, हम सब इसे पैरेललोग्राम समझते हैं, हम सब इसे पैरेललोग्राम समझते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है पैरेललोग्राम, आपका जो एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। आपका जो एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये वाली ये दोनों पैरेलल है, ये वाली ये दोनों पैरेलल है। तो स्क्वायर में भी तो ऐसे ही है, स्क्वायर में भी आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल खुद अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल भी है लेकिन ये पैरेललोग्राम भी है। तो अब क्या हुआ, पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, लेकिन उस पैरेललोग्राम की शेप कौन सी लेंगे, शेप लेंगे रेक्टेंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिनोमिनन है, जो पूरी फिजिक्स में यूज होगा, वेक्टर सारे यूज होंगे, लेकिन उस वेक्टर में भी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सबसे ज्यादा यूज होगा। इसलिए इसे बहुत ध्यान से आप समझिए, बहुत ध्यान से आप इसे समझिए। एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर, और इसके बनाने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जैसे ए वेक्टर को आपने डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम पर लिया था, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम पर लिया था, वैसे ही आपको अब आपको अपना ये वाला वेक्टर लेना है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल खुद अपने आप में पैरेललोग्राम होता है। तो अब डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बनाने के लिए यहां से मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन तो मैंने ये ड्रॉ करी है, और इसके ऊपर दूसरी लाइन ये वाली। ऐसी दो लाइंस ड्रॉ करी हैं जो वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट हो रही हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इसे समझना आप। जो दो लाइंस आपने ड्रॉ करी हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। परपेंडिकुलर अगर ये नहीं हुई तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बनेंगे। अगर ये दो लाइन जो आपने ड्रॉ करी, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुई तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बनेंगे। इसलिए ये रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए। और राइट एंगल शो करने के लिए अक्सर हम छोटा सा ये स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पर, ये राइट एंगल शो हो गया। अगर आपसे परफेक्ट राइट एंगल नहीं बना है तो इस स्क्वायर को छोटा सा स्क्वायर बना दीजिए, इससे देखने वाले को पता लग जाता है कि बनाने में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंची नीच हो गई, लेकिन ये है रेक्टेंगल, थोड़ा बहुत इंतर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना एक लाइन पर, और वेक्टर ए के ही हेड से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है दूसरी लाइन पर। देख रहे हैं आप, इधर ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा बन गया क्या, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल। तो फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से बनाता हूं, देखो मैं इसे फिर से बना रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा, एक्सटेंसिवली यूज होगा इस चीज का। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए इसकी टेल से, हेड से भी ले सकते हैं और टेल से भी ले सकते हैं, दोनों से ही ले सकते हैं। अक्सर टेल से ले लेते हैं, हेड से भी लिया जा सकता है। एक ही आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। उसके बाद इसी के टेल से एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी, लेकिन ये लाइन पहले वाली आपकी लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दोनों लाइंस एक दूसरे के परफेक्टली परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे ए के हेड से एक लाइन पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 90 डिग्री, ए के हेड से दूसरी लाइन पर भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री। अब
मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूं ओ, इस पॉइंट को लिखता हूं मैं पी, यानी ओपी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ओपी वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। अब यहां से एक, तो ये वेक्टर बना और दूसरा ये वाला वेक्टर बना। दोनों जो गिवन जो बने नए वेक्टर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनने, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनने जो नए वेक्टर हैं। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इस बार मैं ये स्क्वायर ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि डायग्राम मेरा हो गया कंजस्टेड इससे। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है, अपना दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, जैसा है उसको वैसे ही समझ लो और जैसा आपने सीखा समझा उसको वैसे ही अप्लाई कर देना है। दो मैंने परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ए के टेल्स से, ए के टेल से मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करा, कहां से ड्रॉप किया, ए के हेड से, दूसरा परपेंडिकुलर भी ए के हेड से दूसरी लाइन पर, दोनों लाइंस पर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। बन गया आपका क्या, ये बन गया एक रेक्टेंगल। मैं इसे लिखता हूं ओपी, इसको लिख देता हूं क्यू पॉइंट, इसको लिख देता हूं एस पॉइंट। ठीक है, अब ओ क्यू, ओ क्यू एक कंपोनेंट बना, ओ एस दूसरा कंपोनेंट बना, दो कंपोनेंट बन गए एक गिवन वेक्टर के। और इस तरह से बन गए कि ये दोनों कंपोनेंट और ये सब कुछ मिल मिला करके एक रेक्टेंगल बन रहा है। मुझे लगता है आप में से सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल बनता हुआ। रेक्टेंगल बन रहा है, मैंने राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल यहाँ नहीं बनाया क्योंकि मामला उससे हो जाएगा गड़बड़ सा। करेक्ट। अच्छा, अक्सर जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं इस तरह की, उनमें से एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी वाई एक्सिस होती है। तो मैंने ओ क्यू को लिख दिया एक्स एक्सिस, ओ एस को लिख दिया वाई एक्सिस, लेकिन इन दो लाइंस का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना जरूरी नहीं है। फिर से मेरे वर्ड्स को समझिए, आप फिर से मेरे वर्ड्स को समझिए। ओ क्यू लाइन को मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया, ओ एस लाइन को मैंने वाई एक्सिस लिख दिया, लेकिन जो ये लाइंस आपने ड्रॉ की हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक्स और वाई एक्सिस हो सकता है वाई और जेड एक्सिस हो जाए, हो सकता है एक्स और जेड एक्सिस हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो, ना ये एक्स वाई का पेयर हो, ना ये एक्स जेड का पेयर हो, ना ये वाई जेड का पेयर हो। लेकिन क्या जरूरी है, जरूरी है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना है। कैसे, देखो मैं फिर से एक और आपको बना करके दिखा रहा हूं। ये ए वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट मुझे बनाने हैं। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। ये ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाने हैं। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, तो दूसरी लाइन, पहली लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, तो दूसरी लाइन इस पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर लूंगा मैं। देख रहे हो आप, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। ना तो ये एक्स एक्सिस है और ना ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री होना पक्का है। ठीक है जी, अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना ली, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, राइट एंगल होना जरूरी है। और ये एक्स एक्सिस के साथ आपका जो गिवन एंगल है, गिवन वेक्टर है, ये बना रहा है एंगल थीटा, एंगल थीटा ये बना रहा है। अब इसके हमें कंपोनेंट्स ड्रॉ करने, कंपोनेंट ड्रॉ करने बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ट्राइंगल ले लेते हैं ओ क्यू पी, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। अच्छा एक चीज और है, जब मैंने इसे एक्स एक्सिस लिखा है तो मैं ये वाला जो कंपोनेंट है इसे एक्स कंपोनेंट बना लेता हूं। मतलब क्या हुआ, ये ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह ये जो वाई एक्सिस पर पड़ा है कंपोनेंट ए का,
कंपोनेंट ए का जो ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस पर पड़ा है, इस कंपोनेंट को मैं लिख लेता हूँ ए वाई वैक्टर। मतलब क्या हुआ, ओ एस लाइन, ओ एस वैक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ए वाई वैक्टर, ओ एस वैक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ए वाई वैक्टर। ट्राइंगल ओ क्यू पी लगाया आपने, ट्राइंगल ओ क्यू पी में आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा बनेगा आपका, साइन थीटा बनेगा अपोजिट साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस ओपी, ठीक है। पी क्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा ओपी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपी इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर लंबाई, लंबाई किसी भी वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करती है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ए, या तो ए लिख करके इसके ऊपर वेक्टर ना बनाओ, और अगर वेक्टर बनाना तो फिर ए का मॉड्यूलस बनाना पड़ेगा, हम सिंपल ए से काम चला लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या निकल कर आएगा, आपको निकल कर आएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू, पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ए साइन थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पी क्यू, ये क्यू पी है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओ एस को। ध्यान से देखें कि आपका जो क्यू पी है ये ओ एस के इक्वल है। ध्यान से देखना, यहाँ मैं पी क्यू या क्यू पी कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये वेक्टर नहीं है, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड। पी क्यू या क्यू पी दोनों लिखे जा सकते हैं यहाँ, क्यों, क्योंकि इस टाइम ये पी क्यू क्यू पी जो भी लिखना है, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं बना हुआ इसके ऊपर, वेक्टर निशान नहीं बना हुआ, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हम पी क्यू क्यू पी लिख सकते हैं, लेकिन जब वेक्टर होगा तो उसे हम पी क्यू को क्यू पी वेक्टर नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू जो है ये किसके इक्वल है, ये ओ एस के इक्वल है, ये ओ एस के इक्वल है। तो मैंने इसको लिख दिया क्या, ओ एस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखना तो जरा ओ एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ एस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ए वाई लिखूंगा मैं, इसके ऊपर एरो नहीं बनाऊंगा, ये बन गया ए साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट की वैल्यू तो आ गई, ये केवल वो है मैग्नीट्यूड, एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया ए वाई इक्वल्स ए साइन थीटा। और ध्यान से देखिएगा, मैं ये सारा प्रोसेस दोहराऊंगा, कॉस थीटा लगा रहा हूं इस बार, ओ क्यू पी में कॉस थीटा लगाऊंगा, तो आपका अल्टीमेटली निकल कर आएगा क्या, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये आपका बन गया, क्या चीज बन गई, ये मैग्नीट्यूड बन गया एक्स कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो ए एक्स इज इक्वल टू हुआ ए कंपोनेंट, ए एक्स वैक्टर का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड बना ए कॉस थीटा। यहीं से थोड़ा सा मैं एक टेन थीटा और लगा देते हैं, जब साइन और कॉस लगाया तो टेन को भी देख लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो टेन थीटा होगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू, करेक्ट। तो टेन थीटा आपका बना टेन थीटा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। अच्छा पी क्यू क्या चीज है, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, वाई कंपोनेंट, और ओ क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो अब आपका एक फॉर्मूला बना क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स। ये तीन आपके फॉर्मूले हो गए, बेसिक फॉर्मूले हो गए। और इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें हम, इन दोनों इक्वेशंस को मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं, तो ए वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और जब उन दोनों को जोड़ूंगा उसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चलो कर ही लेते हैं, खेल सा है छोटा सा। देखो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए वाई स्क्वायर कितना बना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों को जोड़ दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ऊपर से दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन होता है। तो आपका बना ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। चार आपके ये इक्वेशन बन गई। ये रिलेशन हो गया वेक्टर का उसके एक्स वाई कंपोनेंट के साथ, इसमें थीटा नहीं है।
ये हो गया y कंपोनेंट का a वेक्टर के साथ रिलेशन, इसमें थीटा है, ax नहीं है। ये बना x कंपोनेंट का a वेक्टर के साथ रिलेशन, इसमें थीटा है लेकिन ay नहीं है। ये बना दोनों कंपोनेंट का आपस में रिलेशन, इसमें a नहीं है, कहीं भी वेक्टर a नहीं है, कंपोनेंट है दोनों और थीटा है। समझ आई बात? अब यहाँ तो ये बात सारी क्लियर हो गई देखो। लेकिन अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन रही जिसमें एक्स वाई एक्सिस है ही नहीं, एक्स वाई एक्सिस है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? एक तो एक्सिस मेरी ये वाली है और एक एक्सिस मेरी ये वाली है। ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर किसको कॉस लेंगे, किसको साइन लेंगे, क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बार बार इसका यूज होना है। जिस के साथ आप थीटा बना रखा है, ये वाला कंपोनेंट तो आपका है कॉस कंपोनेंट, और बाकी जो दूसरा वाला बचा ये वाला है साइन कंपोनेंट। ये कॉस कंपोनेंट जिसके साथ थीटा बना हुआ है, ये साइन कंपोनेंट जिसके साथ थीटा नहीं बना हुआ। मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, देखो अगर मैं इसकी जगह लिख दूं अल्फा, मैं इसकी जगह लिख दूं एंगल अल्फा, तो फिर ये कंपोनेंट आपका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा कॉस अल्फा कंपोनेंट, और अब ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा साइन अल्फा कंपोनेंट। बहुत ध्यान रखना, जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो वो वाला कॉस कंपोनेंट है। जो भी एंगल का नाम लिखा आपने, अल्फा लिखा, थीटा, बीटा, गामा, सामा, जो भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसके साथ आपने एंगल नहीं बना रखा वो वाला साइन कंपोनेंट है। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, 4-5 मिनट बचे हुए हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने बनाना है, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ऐसे दो कंपोनेंट जो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है। तो मैंने 90 डिग्री पर दो लाइंस ड्रॉ कर ली ए के टेल के साथ में, एक को एक्स एक्सिस लिख दिया, दूसरे को वाई एक्सिस लिख दिया। समझने में आसानी है, लेकिन एक्स वाई एक्सिस का होना जरूरी नहीं है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, परपेंडिकुलर के फुट को मिला दिया मैंने पॉइंट ओ से, तो ये एक्स कंपोनेंट कहलाया जाएगा। इट इज द ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह ओ वाई, ये ओ एस वेक्टर, ओ एस वेक्टर इज द वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। साइन थीटा लगाया मैंने इस फॉर्मूला में, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू अपॉन क्यू पी, सारा ये रिलेशन निकल कर आ गया ए वाई को से साइन थीटा। इसी में फिर से मैं कॉस थीटा लगाऊंगा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ जाएगा, बेस का मतलब एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, बनेगा आपका ए एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा। टेन थीटा मैं इसी में लगा लूंगा ट्राइंगल में, तो टेन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू से निकल कर आएगा टेन थीटा इक्वल्स ए वाई बाय ए एक्स। और मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो देखो इससे बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ऊपर से एक्स ए स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए इज इक्वल टू आपका निकला अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये चार रिलेशन आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के आ गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के आ गए। लेकिन कभी अगर ऐसा चांस पड़े कि हमारे पास वेक्टर तो है लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बन रही, ये वाला है, और इसमें एक एक्सिस तो ये रही ऐसी और दूसरी एक्सिस यही है, ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, लेकिन लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर जरूर है, ये आपका ए वेक्टर है। तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कीजिए, ये वाला परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से एक और परपेंडिकुलर इधर आप ड्रॉप कीजिए। अगर आपने इस एंगल को थीटा लिया हुआ है, तो जो थीटा का बराबर में एंगल है, थीटा के बराबर का कंपोनेंट है, ये बन जाएगा आपका ए कॉस थीटा। इसको चाहे आप कुछ भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ए वाई लिख दो, ए एक्स लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एंगल नहीं बना रहा है ये बन जाएगा आपका ए साइन थीटा। अगर ए वाई ए एक्स ना लिखो, लिख दिया आपने ए कॉस थीटा, तो देखने वाले को समझ आ जाएगा ये पूरा वेक्टर क्या है, ए कॉस थीटा है। समझ आ जाएगा ये पूरा वेक्टर है ए साइन थीटा। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। आपकी एक और क्लास आज होनी है,
अभी मैं 12th क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में फिर से कल की तरह आपकी एक और क्लास हो जाएगी। और बीच में अगर 1-2 मिनट का आपको टाइम मिले तो इसको रिवाइज कीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम आप मुझे अभी बता दीजिए। प्रॉब्लम अपने माइंड में मत रखना बिल्कुल भी, कंफ्यूजन अपने माइंड में बिल्कुल भी मत रखना। जो भी कंफ्यूजन हो मुझे साफ साफ बता दो। मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आएगा जब आप क्लास में आएंगे मेरे सामने, तब भी आप देखेंगे मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बल्कि मुझे खुशी होती है। गुस्सा केवल तब आता है जब आप कहते हैं हाँ जी समझ आ गया, और 2 दिन बाद जब उसे अप्लाई करना होता है तब आप बैठे रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब बहुत तकड़ा वाला गुस्सा आता है। इसलिए ये कंडीशन ना बनने दीजिए। अभी 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेना और पूछ लेना अपनी प्रॉब्लम।